की कामना जो की है, हमने सर्वत्र शांति के लिए प्रार्थना की, ये उसे आपके साथ शांति का वाचन हम शांति के साथ में करें, एक एक पद के साथ में करें। हम शांति का वाचन कर रहे हैं, इसलिए इसमें जल्दबाजी कभी न करें। हथेलियों को आपस में रगड़िए, जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसे इनहेल करें, शरीर के अंगों पर लगाएं और कोमलता से नेत्र खोलें। अभी 5 मिनट ज्यादा हो गया। सभी को धन्यवाद, आपने शांतिपूर्वक मेरे साथ योग की साधना की। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय उमेश जी के योगाचार्य के सम्मान में 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, योगाहारी योग कक्षा के योगाचार हैं रोशन, दुर्गा और उमेश। ओम प्रणाम। रोशन मीर रोशन लाल जी, डॉक्टर रोशन लाल जी, दुर्गा प्रसाद जी और उमेश जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हीरालाल भैया की 4 पंक्तियां के लिए जोरदार तालियां। और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन है योग शिक्षक का आभार, और हमारे मुख्य वक्ता को अगला कार्यक्रम शुरू करें। जी ओम। आज तो मैं योग कक्षा में जुड़ा ही नहीं, परंतु फिर भी मैं उनकी जो आखिरी में जुड़ा, वो जो उन्होंने ध्यान कराया, उन्होंने जो मंत्र बोले उसके लिए, और पूरी योग कक्षा उनकी बहुत अच्छी रहती है, इसके लिए उनका बहुत बहुत हृदय से आभार। और जो साथी सब जुड़े हुए उनका भी हृदय से आभार। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिससे मैं जुड़ नहीं पाया। जी ओम। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा को। और जी ओम। और अब मैं हमारे आदरणीय वक्ता जी को बुलाता हूं कि वे आए, राकेश जी, और अपना दूसरा सत्र प्रारंभ करें। जी ओम। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। सभी सम्मानित साथियों को, बहनों भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं। सीधे विषय पर आ रहे हैं क्योंकि 10 मिनट पहले ही अधिक समय हो चुका है। आज हम सावरकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन पर कुछ विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लेखन के माध्यम से 6000 कविताओं को लिखकर कंठस्थ भी कर लिया हो, क्योंकि उनको जो जेल दी गई थी वो नेहरू और गांधी की सुविधा संपन्न जेल नहीं थी। उसमें रहते हुए उनके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं जो नेहरू, गांधी और कांग्रेस के दूसरे लोगों को मिला करती थी। लिखने के लिए कलम भी नहीं थी, कागज आदि की तो बात छोड़िए, दीवार पर लिख लिख करके कविताओं को याद किया। और वो कविताएं 1-2 नहीं थी, 6000 कविताएं। 20,000, 20,500 वेद के कुल मंत्र हैं। यदि कविताएं 4-4 स्टेंजा की भी होंगी तो आप समझिए कि वो कविताएं कितनी हो सकती हैं, यानी 24,000 स्टेंजा। और एक स्टेंजा को यदि एक वेद मंत्र मान लिया जाए
तो समझिए जितने चारों वेदों में कुल मंत्र हैं उससे भी अधिक संख्या उनके लिए उनकी अपनी कविताओं की हो गई। उनको कंठस्थ करना, सुबह से शाम तक कोल्हू में जोता जाना, कितनी यातनाओं के बीच रह करके भी कितना बड़ा पुरुषार्थ उन्होंने किया था। आज जो लोग उन पर उंगली उठाते हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन किए बिना उनको अपशब्द बोलते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमताओं पर तरस आता है, उनकी गिरी हुई मानसिकता पर तरस आता है। देखिए, गांधी जी और सावरकर जी दोनों परस्पर विपरीत दिशा में खड़ी हुई दो शक्तियां हैं, दो ग्लोब, दो पोल्स हैं। एक दक्षिणी ध्रुव है तो एक उत्तरी ध्रुव है। एक सही उत्तर में खड़ा तो एक सही दक्षिण में खड़ा है। एक का समर्थक दूसरे का समर्थक हो ही नहीं सकता। गांधी जी की सोच और सावरकर जी की सोच में जमीन आसमान का अंतर। जहां सावरकर जी स्पष्टवादी थे और राष्ट्र के गौरव को उकेरने वाली हर चीज को प्रस्तुत करने में देर नहीं करते थे, वहां गांधी जी इन पर संकोच करते थे। दुर्भाग्य यह रहा देश का कि जब देश आजाद हुआ तो उस दिन देश को जो स्वाधीनता मिलने के बाद सरकार बनी वो बनी थी जो गांधी की समर्थक थी। इसलिए सावरकर जी को अपशब्द बोलने का क्रम पहले दिन से आरंभ हो गया और उन्होंने उसी पर काम करते हुए इनको जितना अपयश का भागी बनाया जा सकता था उतना अपयश का भागी बनाने का प्रयास किया। इनको 60 रुपए सरकार से मिलते थे सावरकर जी को। कब मिलने आरंभ हुए थे? जिस समय सावरकर जी 1924 में जेल काट करके लौट आए थे, सेलुलर जेल से आ गए थे, लेकिन यहां पर आने के बाद उनको नजरबंदी की स्थिति में रख लिया गया। तो जो व्यक्ति नजरबंदी की स्थिति में होता था उसको अंग्रेजों के एक कानून के अंतर्गत यह सुविधा उपलब्ध होती थी कि उसकी हैसियत देख करके उसको मासिक भत्ता दिया जाए जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति कुर्क हो जाती थी। संपत्ति कुर्क हो गई, आगे कुछ बचा नहीं। और संपत्ति भी कुर्क कब हुई थी? जिस समय 1908 में उनको गिरफ्तार किया गया था, जेल दी गई, उसी समय उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। यहां तक उन्होंने जो कुछ लिखा था उसको भी कुर्क कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था। अब उनके पास में केवल 10वीं पास का सर्टिफिकेट था और कुछ नहीं था, इससे आगे वो कुछ दिखा नहीं सकते थे। वो अपने आप को राइटर भी नहीं लिख सकते थे, उनकी किताबें कोई खरीदेगा नहीं। जहां डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाद में चल करके धड़ाधड़ बिक रही थी, वहां उनके द्वारा लिखी गई भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जब्त कर ली गई थी, बिकेगी नहीं। प्रतिबंधों का स्तर देखिए। गांधी जी यरवदा जेल में थे तो 100 रुपए मिलते थे,
और इनको मिलते थे 60 रुपए। गुजारा नहीं होता था। एक जगह तो अपने आप निराश होकर के लिख दिया था, इससे तो बेहतर जेल में रहना था, वहां रोटी तो मिल जाती थी, यहाँ तो रोटी भी नहीं मिल रही है। आने जाने वाले लोगों का भी क्रम रहता था, परिवार को भी चलाना होता था और अपने ऊपर भी खर्च करना होता था 60 रुपए में, और कुछ कोई साधन नहीं किसी तरीके। तब केसरी के संपादक मंडल ने, जिनमें तिलक जी का विशेष योगदान था, उनके लिए पब्लिक फंडिंग करने का निर्णय लिया। 12,000 रुपए उनको जनता ने दिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के माध्यम से वो राशि उपलब्ध कराई गई। अनेक लोगों ने उसमें सहयोग दिया। विदेशों से भी 300 रुपए का सहयोग उनके लिए आया, लेकिन उसको लेकर के जिस समय उनको पैसा दिया जा रहा था, तब उस सूरवीर की आंखों में आंसू थे। कह रहे थे कि मैं ये पैसा तो ले रहा हूं, लेकिन इसको उचित समय आने पर लौटाऊंगा भी। ये वो लोग थे जिनके दर्द की कोई था नहीं थी, जिनके भीतर पीड़ा थी, वेदना थी, राष्ट्र और समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय गौरवपूर्ण अतीत के लिए, और जो कुछ भारत में हो रहा था और जो कुछ करवाया जा रहा था, उससे भी मुक्ति कैसे मिले, इसको लेकर भी पीड़ा थी। तो उन्होंने वो पैसा लिया, लेकिन लौटाने की शर्त पर लिया। समय आने पर मातृभूमि की सेवा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने उसे लौटाने का काम किया, वह भी अपने आप में वंदनीय था। गांधी जी को जो उस समय 100 रुपए मिल रहे थे, उसकी कीमत उस समय के 10 ग्राम सोने अर्थात 1 तोले सोने की बराबर, जो आज लगभग 1.5 लाख रुपए तोले है, इतना था। और बाकी दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। जो लोग आएंगे जाएंगे वहां पर, उनके आश्रम में, उनकी जेल में, उनके लिए सुविधाएं थीं। चाय पानी जो भी कुछ होता था वो मिलता था अलग से। ये अंतर था। मैं ना किसी को राष्ट्रभक्त ना तो राष्ट्रभक्त कह रहा हूं, ना ही राष्ट्र के साथ विद्रोह करने वाला कह रहा हूं। लेकिन ऐसा क्यों था, ये तो बात विचारणीय है। गांधी जी के अंदर आखिर ऐसी कौन सी विशिष्टता थी, और इनके भीतर ऐसी कौन सी निकृष्टता थी? चिंतन तो इस बात पर होना चाहिए। कह दिया एक बार, वो तो माफी वीर था। जिन लोगों ने इस बात को चलाया, मेरी अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, विभाजन की विभीषिका और गांधी जी। असहयोग आंदोलन चल रहा था, अपने चरम पर था। कुछ ब्रिटिश सैनिक, पुलिसकर्मी मार दिए गए, चौरी चौरा घटना कांड हुआ। उसी पर लेटर लिख दिया, क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई। उन माफी वीरों के लिए आप क्या कहेंगे? गांधी जी ने लेटर लिखा था। और जब पूरा देश तप रहा था, पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था, पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि स्वाधीनता अब मिली, तो पूरे देश के पराक्रम को, शौर्य को, वीरता को एकदम धक्का लगा करके गांधी जी ने पूर्ण विराम झटका लगा दिया। वहीं लोगों को बहुत पीड़ा हुई, माफी मांगी गई, पूरे देश की ओर से माफी मांगी गई। उन्होंने अब तक लाखों नहीं करोड़ों
जो मैं बताता रहा हूं, 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद 1.5 करोड़ लोगों को अंग्रेजों ने मारा था। उन करोड़ों लोगों की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने का जब समय आया तो पीछे पलायन करके भाग गए मैदान छोड़कर। लेकिन वो माफी वीर नहीं थे, वो शौर्य वीर थे। और जो 1857 की क्रांति को धड़ल्ले से अंग्रेजों की छाती पर जाकर के, अंग्रेजों के घर में जाकर के उसको भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम घोषित कर रहा था, सारे क्रांतिकारियों के लिए जिसने गीता लिख करके दे दी थी, वो माफी वीर हो गया। शर्म करो। उन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया, निसंकोच आगे बढ़ाया, और हर बिंदु पर उन्होंने अपनी अलग से स्पष्ट मान्यता को प्रकट किया, कहीं कोई संकोच नहीं किया। जो कहना था धड़ल्ले के साथ कहा, और धड़ल्ले के साथ ही उन्होंने अपने मंतव्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। द्वितीय विश्व युद्ध आया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी क्या कह रहे थे, सावरकर जी क्या कह रहे थे, गांधी जी क्या कर रहे थे, सावरकर जी क्या कर रहे थे, दोनों को समझने की आवश्यकता। बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शालीनता के साथ समझिए, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, लेकिन बात वो प्रस्तुत होनी चाहिए, बात वो सुननी चाहिए जो तार्किक हो। गांधी जी कह रहे थे कि इस समय ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि बाद में जाकर के ये हमारे लिए खतरनाक हो जाए, इसलिए इनका सहयोग कीजिए ताकि इनकी सहानुभूति जीती जा सके और उसके बाद ये भारत को आजाद कर सके। ये ढीला ढाला संकल्प था, क्योंकि जब ये कहा गया 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ, लेकिन जब 1942 आया तो भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। आपसे ये कोई पूछ सकता है, बहुत कहा जाता है समाज में कि उस समय सावरकर जी क्या कर रहे थे, आरएसएस क्या कर रही थी, हिंदू महासभा क्या कर रही थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सावरकर जी भी कह रहे थे, गांधी जी की बात तो सुनी अनसुनी कर दी गई, क्योंकि इतिहास उन लोगों ने लिखा था जो पापी थे, इसलिए उस तथ्य को निकाल दिया गया इतिहास से। लेकिन सावरकर जी कह रहे थे कि अंग्रेजों की सेना में इस समय भर्ती होने की आवश्यकता है। वो कहते थे कि गांधी जी जिन नीतियों को अपना रहे हैं वो देश के लिए उचित नहीं है। उनका कहना था, सावरकर जी का कहना था कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण करना समय की आवश्यकता है। जब हिंदू के हाथ में हथियार आ जाएगा, वो सैनिक हो जाएगा, उसका सैनिकीकरण हो जाएगा, तो अंग्रेज को भगाने में सुविधा होगी। इसलिए उन्होंने ये बात लागू की कि इस समय अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुई है, बड़ी संख्या में भर्ती हुई है, और इनकी सेना में जाकर के इनके नाक में दम करिए। जब देश आजादी की भट्टी में तप रहा था, आंदोलन की भट्टी में तप रहा था, तो बड़ी संख्या में हमारे हिंदुओं ने जाकर के सेना में प्रवेश किया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ
तो अंग्रेजों ने सैनिकों की छटनी की, तो हमारे लाखों सैनिक निकाल दिए गए। तो सारे के सारे कालांतर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के साथ जाकर के जुड़ गए, और जो उसमें भीतर थे उन्होंने विद्रोह करने का निर्णय ले लिया। अब उस पंक्ति को याद कीजिए जो लॉर्ड एटली ने कही थी कि जब ब्रिटिश सरकार के लिए सेना की चुनौती खड़ी हो गई तो भारत को छोड़ना हमारे लिए मजबूरी हो गई थी। वो योजना किसकी थी? वो सावरकर की योजना थी। इनके सेना में भर्ती हो और भर्ती होकर के इनकी नाक में दम करो। जितने सैनिक छटनी करके बाहर निकाले थे उन सब पर हथियार चलाना आ गया था, और उन्होंने जो व्यापक तैयारी की थी और जो उसकी सूचनाएं अंग्रेजों के पास पहुंची थी, इसलिए उनके पैरों के तले की धरती खिसक गई। तो दोनों के चिंतन में जमीन आसमान का अंतर था। वो ढीला ढाला संकल्प था, ये मजबूत संकल्प था। ढीला ढाला संकल्प वो था कि उनके साथ सहयोग कीजिए, और बाद में जाकर के अपना ही संकल्प तोड़ करके भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। तब सावरकर जी ने कहा था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है, बल्कि ये भारत तोड़ो आंदोलन बन जाएगा, क्योंकि अब अंग्रेजों को चिढ़ा दिया है और अब वे मुस्लिम लीग का पूरा खुल करके समर्थन करेंगे और तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए। तो ये मौलिक चिंतन का अंतर दोनों को कहां से कहां ले गया। अब थोड़ा सा पीछे आइए। सबसे पहली चिट्ठी सावरकर जी ने, जिसको माफीनामा कहते हैं, वो कब लिखी? ऐसी 6 चिट्ठियां लिखी गई थी जिनको उनका माफीनामा लिखा जाता है, क्षमा पत्र। 1911 में उन्होंने पहली चिट्ठी लिखी थी, और वो स्वयं इस बात को संकोच नहीं करते। उन्होंने अपने भाई से भी कहा, अपने लेखन में भी कहा, सावरकर समग्र को पढ़ लीजिए, उसमें भी उसका उल्लेख उन्होंने किया। वो चोरी नहीं कर रहे थे, वो अपने आप लिखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार ने सभी कैदियों के लिए सुविधा दी है, सहूलियत दी है, मैं उसका पालन करते हुए, उसका लाभ लेते हुए ये पत्र लिख रहा हूं। तो उन्होंने कौन सी सहूलियत दी थी? 1911 में जो आज आपके लुटियंस को आपके राष्ट्रपति भवन से विदा किया गया है, बहुत बड़ा काम हुआ है। आगे बताऊंगा थोड़ा आगे चलकर। लुटियंस ने 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनानी शुरू की, जो आज लुटियंस जोन्स कहलाता है। लुटियंस जोन में उसके द्वारा ही बनाए गए उस समय के भवन मिलते हैं, आर्किटेक्ट था वो। उसने इस कार्य को आरंभ किया जब 1912 में कलकत्ता से राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। उस समय जॉर्ज पंचम यहां पर आए थे, और जैसा कि कोई भी सत्ता में आता है तो वो अक्सर ये करता है कि पहले वाले जितने कैदी होते हैं उनको छोड़ने के लिए घोषणा करता है। तो उसने भी भारत आने से पहले ऐसे लोग जो जेलों में पड़े थे उनके लिए सहूलियत दिलाई कि वे अपना माफी पत्र लिखें, क्षमा पत्र लिखें, याचिका लिखें, तो उनकी ऐसी याचिका पर विचार किया जा सकता है। तो ये दया याचिका थी, ना कि माफी पत्र था। और ये कांग्रेसियों ने भी लिखी थी, अन्य क्रांतिकारियों ने भी लिखी थी, सावरकर जी ने भी लिखी थी। मैटर सभी का एक जैसा होता। अब जितने कांग्रेसियों ने लिखी, जो उनकी चापलूसी करते हुए, तलवे चाटते हुए, चाटुकारिता करते हुए, दुम हिलाते हुए
अपनी सभाओं का अंत किया करते थे कि हम हुजूर के लिए ये कहना चाहते हैं, हम हिज मैजेस्टी के लिए ये कहना चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम बहुत ही वफादार पुत्र हैं राजा के। अरे शर्म नहीं आती। सावरकर जी की भाषा में कहीं कोई शब्दावली आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी, लेकिन वो माफी वीर हो गए जो स्वाभिमानी थे। उस सहूलियत का लाभ लेते हुए इन्होंने चिट्ठी लिखी, दया याचिका भेजी, और दया याचिका भेजने के बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि ये व्यक्ति कितना खतरनाक हो सकता है। अंग्रेज केवल उसी को भेजते थे और हर तानाशाह उसी को जेल से बाहर निकालेगा जो लगता है कि उनके प्रति वफादारी पूरी पूरी तरीके से निभाएगा। 1920-21 में गांधी जी ने स्वयं सावरकर जी के लिए कहा था कि उनको सरकार को छोड़ना चाहिए और उनकी दया याचिका पर विचार करना चाहिए। तब गांधी जी ने भी सावरकर जी की ओर से एक दया याचिका भेजी थी, और उस पर विचार करते हुए कुछ समय बाद सरकार ने उनको जेल से छुट्टी दे दी थी, लेकिन हिंदुस्तान में लाने के बाद उनको नजरबंदी की स्थिति में रख दिया गया। ऐसी दया याचिकाओं को आप केवल और केवल याचिका तक सीमित रखिए। उसका विस्तार करना अपने इस महापुरुष के साथ अन्याय करना होगा। 60 रुपए की बात को भी याद रखिए, 100 रुपए की बात को भी याद रखिए, दया याचिकाओं की वास्तविकता को भी याद रखिए, और अपने इस महान व्यक्तित्व के धनी महापुरुष के साथ न्याय करने का प्रयास कीजिए। सावरकर जी ने 7 बंदियों की बात की थी उस समय। 7 बंदियों से उनका अभिप्राय था कि समाज के लिए 7 प्रकार की बेड़ी बन चुकी हैं जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। और गांधी जी का सावरकर जी का इन 7 बेड़ियों पर क्या चिंतन था, वो क्या चाहते थे, दोनों, इससे दोनों के मौलिक चिंतन का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ये कोई बनावटी बातें नहीं है। सावरकर समग्र में सारा कुछ लिखा मिलेगा आपको। प्रभात प्रकाशन से 10 खंडों में छपा है, जो चाहे सो मंगा सकता है, और देख करके आंखें खोल करके उनका चिंतन करे। सावरकर के बारे में बनाई गई भ्रांतियों को अपने अंतःस्थल से मिटाने का प्रयास करे। ये देखे कि सच्चाई क्या यही लिखी है या कुछ और लिखा है। फिर गांधी जी के क्या बयान आते हैं उन बेड़ियों पर, उनका चिंतन क्या था, उनकी कार्यशैली क्या थी, उसको भी देखे। तब एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में अपनी राय बना करके उसे प्रकट करने का प्रयास करें। तो गांधी जी ने कहा कि वेदोक्त बंदी, सावरकर जी ने कहा, सावरकर जी ने 7 बेड़ियों को बताते हुए कि ये ऐसी चीजें हैं जो हिंदू समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, बल्कि हिंदू समाज कदम ताल कर रहा है और उसकी प्रगति रुक गई है, बाधित हो गई है। उन्होंने कहा कि पहली है वेदोक्त बंदी। लोगों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि कोई वेद नहीं है, इसलिए हम वेद की बात को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि वेद में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मानव जीवन को उन्नत करती हैं, और यदि उनको अपनाया जाएगा तो समाज में शांति आएगी। मानव अपने जीवन के परम कल्याण को प्राप्त करेगा, परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए वेद को मानिए,
गांधी जी कह रहे थे कि आज के जमाने में वो चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अब हमको इस्लाम के कुछ योद्धाओं की तरफ देखना चाहिए। शांति वहां से मिलेगी जहां खून की तलैयां भरी हुई थी, सागर भरे हुए थे। वहां गांधी जी शांति खोज रहे थे और सावरकर जी शांति के सागर में से शांति की कुछ बूंदें ला करके मानव के तपते हुए हृदय पर उनको डाल देना चाहते थे। दोनों का अंतर देखिए। तो गांधी जी जड़तावादी समाज को और जड़तावादी अंधकार की ओर ले जाना चाहते थे, जबकि सावरकर जी प्रगतिशील समाज को जड़ता से निकाल करके प्रगति की ओर लेकर के चलना चाहते थे। कहते थे कि इधर आ जाइए। वेदोक्तबंदी, जब हम मनुस्मृति के आधार पर यह बात स्पष्ट कर रहे थे कि हमारे संविधान में हमारी वेद की मनीषा नहीं झलकती और जो हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है उस पर बारकर जैसे विदेशी लेखक ने, विद्वान ने क्या कहा कि मैं आज इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न हूं कि भारत के लोग अपनी शुरुआत उस बात से कर रहे हैं जिसे हम पश्चिम का चिंतन कहते हैं। इसका अभिप्राय था कि वो इस बात से लेकर के खुशी अनुभव कर रहा था कि भारत वेदों की ओर नहीं लौट रहा है बल्कि अमेरिका और यूरोप की ओर लौट रहा है। और गांधी जी उधर ही ले जाना चाहते थे। आम के पेड़ पर नीम की कलम चढ़ा रहे थे और हम उस पर आज तक ताली बजा रहे हैं। कितना बड़ा बढ़िया काम कर दिया था। आम के पेड़ पर उन्होंने नीम की कलम चढ़ा दी। नीम भी बहुत अच्छी चीज होती है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसको तो और भी कोई दूसरे वृक्ष की कलम से इसकी उपमा दी जाए तो अच्छा रहेगा। और ये हुआ। तो वेदोक्तबंदी पर दोनों के चिंतन को स्पष्टतः समझने की आवश्यकता है। दोनों में से कौन सा ठीक था मैं नहीं कह रहा, आप समझिए, अपने विचार लगाइए। गांधी जी कह रहे थे, दूसरी बात जो सावरकर जी के दिमाग से आ रही थी निकल करके, वो थी व्यवसाय बंदी। व्यवसाय बंदी, पेशा। सावरकर जी कह रहे थे कि किसी को किसी एक पेशे से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है। जो चाहे जिस पेशे को चाहे अपना सकता है। यानी वो मनुस्मृति की उस वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, जिसका जिसके लिए मन करता है उसको जाकर के वो अपना ले। इससे समाज में प्रगतिशीलता बढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि बढ़ई का बेटा बढ़ई ही बने। यदि उसको आज लोहार बनने की इच्छा पैदा होगी तो लोहार भी बन सकता है, सुनार भी बन सकता है, चर्मकार भी बन सकता है, काश्तकार तो है ही। और चर्मकार का बेटा काश्तकार भी बन सकता है, व्यापारी भी बन सकता है। वो इस तरीके की व्यवस्था को लागू करना चाहते थे जो शुद्ध मनुस्मृति की देन थी। और गांधी जी क्या कह रहे थे इसी बिंदु पर? उन्होंने यंग इंडिया में 1922 में लिखा था, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वंशानुगत व्यवसाय को नकारा नहीं जा सकता। वो कह रहे थे कि वहीं बंधे रहो खूंटे से। फिर तुम उनको हरिजन कहकर के हरिजन ही बनाए रखना चाहते थे। सावरकर जी उनको विकल्प दे रहे थे कि यहां से निकलिए, बाहर आइए, ऊपर उठिए, तुम्हारे उठने का समय आ गया। वो कह रहे थे कि वहीं पड़े रहिए, उससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। कब तक कह रहे थे? 1922 तक कह रहे थे इस बात को। दोनों के चिंतन को समझने की आवश्यकता। आगे कह रहे थे स्पर्शबंदी। स्पर्शबंदी जो छुआछूत की भावना थी, उस पर सावरकर जी कह रहे थे कि ये छुआछूत की जो बात है ये मिटनी चाहिए। उन्होंने इसको सीधे सीधे शब्दों में पाप कहा, सामाजिक अपराध कहा। गांधी जी ने 1935 में गुजरात के कविता नामक गांव में शूद्रों और सवर्णों के बीच साझा विद्यालयों के उपयोग को लेकर विवाद हुआ तो वहां पर क्या कहा
उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने का एक ही तरीका है कि यहां से शूद्रों को निकाल दिया जाए, शूद्र चले जाए यहां से। भाई चले कहां जाए? कल को दूसरा वाला भी भगाएगा, फिर तीसरे वाला भगाएगा, तो क्या समुद्र में फेंक दिए जाए वो? ये उपाय था ढीला ढाला संकल्प। विकल्पों को ढूंढते रहे। जैसे कश्मीर से हिंदुओं से कह दिया हाँ निकल आओ वहां से, कोई बात नहीं, चलो आओ दूसरी जगह बस जाओ, वो मार रहे हैं तो उनसे लड़ो मत। उसी तरीके से पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, उस समय भारत का विभाजन था, वो पाकिस्तान का नहीं। तो जो वहां से हिंदू आ रहे थे उनको रोकने के लिए कह दिया वहीं मर जाओ जा करके। नोआ खाली में रक्तपात हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे के समय जितने हिंदू निकल करके भागे अपने घरों से, आश्रमों में पड़े हुए थे, कह दिया जाओ उन्हीं के हाथों मर जाओ। ये क्या अहिंसा थी भाई? सावरकर जी इन बिंदुओं पर हमेशा सख्त रहते थे। स्पष्ट कहते थे कि जो चोर है, जो उचक्का है, लफंगा है, बदमाश है, उसको चोर, उचक्का, लफंगा, बदमाश कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। चोर को चोर कहना चाहिए, बदमाश को बदमाशी का दंड देना चाहिए। ये कह रहे थे बदमाश के सामने हाथ जोड़ लो। ये चिंतन है भाई। मेरे कहने की प्रस्तुति दूसरी हो सकती है, लेकिन चिंतन है दोनों का। समस्याओं को लेकर अपना अपना सोच, अपना अपना चिंतन, अपनी अपनी मानसिकता को दोनों ने प्रकट किया है। दोनों ने बताया कि किस बात पर किस तरीके से विचार रखने चाहिए। तो सावरकर जी जहां स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, वहां गांधी जी अस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनके विचारों में शिथिलता है, ढीलापन है। समुद्रबंदी, समुद्रबंदी को भी इन्होंने, सावरकर जी ने कहा कि ये जो विदेशों की यात्राओं को रोक दिया गया है, ये भी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए एक बेड़ी का काम कर रहा है। विदेशों में जाकर के हमको व्यापार करना चाहिए, विदेशों के लोगों के ज्ञान आदि को प्राप्त करना चाहिए और उनके साथ जुड़ करके काम करने में हमको आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए वो कहते थे कि राजेंद्र चोल जैसे सम्राट जो हमारे देश में हुए, जिनके बारे में हम पूर्व में कई बार बता चुके हैं, 35 लाख वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर, आज का जो ऑस्ट्रेलिया है, वहां तक उनका शासन हुआ करता था। और ये बहुत पुरानी बात नहीं, 1200 साल पुरानी बात। उस समय उनके जो चोल वंश का शासन वहां पर था, वहां तक था, वो सारे के सारे समुद्र यानों से यात्रा कर रहे थे। आप 1000 साल पहले इतनी दूर दूर की यात्राएं और इतनी दूर दूर तक साम्राज्य स्थापित कर रहे। तो जो काल आपका भी विदेशों में जाकर के उपनिवेश स्थापित करने का था, इतनी दूर दूर तक शासन करने का था, साम्राज्य स्थापित करने का था और शांति के साथ करने का था। आपके राजाओं के साथ 300 साल के कालों में कहीं विदेशों में जहां जहां उनके साम्राज्य थे, कोई विद्रोह नहीं हुआ। इसका अभिप्राय था कि आप शांतिपूर्वक शासन करते थे, उन लोगों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करते थे। आपका शासन न्यायपूर्ण था, उनको लूटना नहीं था। तो सावरकर जी उन बातों को याद दिला रहे थे कि आप तो वहां तक जाते थे, आपको ये बीमारी कहां से लग गई भाई? और जो मूर्ख भारत में रह करके ये कहते हैं कि भारत तो 1000 साल गुलाम रहा, 1200 साल गुलाम रहा, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि भारत इन तथाकथित गुलामी के काल में कौन सा इतिहास लिख रहा था। सावरकर जी इससे रूबरू करा रहे थे, इसको बता रहे थे लोगों को कि आप समुद्रबंदी की बातें करके बैठे हो, घर में बैठ गए, यात्राओं का अभियान छोड़ दिया आपने, रुक गए, और ये रुकना आपका, आपकी मृत्यु का पैगाम लेकर के आया है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए इस पर चिंतन कीजिए। गांधी जी भी कहते थे कि विदेश जाइए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पाने के लिए वहां से बैरिस्टर बन के आइए, अंग्रेज बन जाइए, मानसिक रूप से काले अंग्रेज बन करके आइए और यहां पर फिर दुआ कीजिए, कामना कीजिए
कि ब्रिटिश सरकार देर तक काम करती रही। इनका शुरुआती जीवन, कांग्रेस का शुरुआती जीवन, कांग्रेस का शुरुआती चिंतन 1930 तक इसी चिंतन से ग्रस्त रहे। और ये 1907 में शोर मचा रहे थे सावरकर जी। ये 30 तक वो गीत गाते रहे। और ये जब भारत के स्वाधीनता संग्राम का, पहले स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, तो ये उस समय ये बात कह रहे थे जब उन्होंने उस पर किताब लिखी थी, किताब का विमोचन करवा रहे थे इंडिया हाउस लंदन में। तब वो ये बात कह रहे थे कि आपको विदेशों में जाना है। जाना किस बात के लिए? इस बात के लिए जाना है। और वो काम भी करके दिखा रहे थे। जो उनके क्रांतिकारी साथी थे, मदनलाल धिंगड़ा जैसे लोग, वो सारे के सारे मिलकर के योजना बना रहे थे। किन बातों पर योजना बना रहे थे कि विदेशों में रहेंगे, विदेशों की धरती पर रह करके, अंग्रेजों के घर में रह करके अंग्रेजों को मारेंगे, लेकिन स्वाधीनता लेंगे। ये 1907 में कर रहे थे। और ये 30 तक भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इतिहास है, तथ्य हैं, प्रमाण है। और यदि हृदयस्पर्शी लगते हो तो अवश्य उन पर और भी अनुसंधान कीजिए, निकालिए सच्चाई को, बताइए लोगों को सच्चाई को। नहीं तो आपका इतिहास पता नहीं कितने कूड़े कबाड़ में दबा दिया गया है, और जिस दिन आग लगाई जाएगी इस कूड़े कबाड़ में, ये सारा ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए काम करने की कितनी संभावनाएं हैं, उन पर चिंतन होना चाहिए, उन पर मनन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। ये मंथन का मंच है, ये विचारों की क्रांति का मंच है, विचारों की क्रांति के प्रचार और प्रसार का मंच है। उसका सदुपयोग होना चाहिए। आगे था शुद्धिबंदी। सबसे पहले व्यक्ति भारतीय इतिहास में यदि कोई हुए तो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। जब गांधी जी ने कह दिया था कि ये इतने हमारे जो एससी भाई हैं, हरिजन हैं, इनको मुसलमान और ईसाई अगर बांट लें आपस में, या इनको सारे के सारे को जो है मुसलमान बना दिया जाए, तो हिंदू और मुसलमान की जनसंख्या लगभग बराबर हो जाएगी। और बराबर होने पर फिर विधानसभाओं में दोनों के बराबर प्रत्याशी होंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी। ढीला ढाला वैचारिक मंथन, और इससे देश में जो कत्लेआम होना था आगे चल करके, उस पर विचार ही नहीं किया। अब्दुल रहमान अंतुले आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाए तो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा होते। धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से अच्छा है कि नहीं बनना चाहिए उनका। दूसरे, बंगाल में एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बंगाल में नहीं, बिहार में। दूसरे, हैदराबाद में बना दिया जाए। ये सब चलेगा क्योंकि इससे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा होती है। और जब कश्मीर में कोई कहने लगे कि यहां भी हिंदू बना दो, एक बार हिंदू को मुख्यमंत्री बना दो, नहीं नहीं नहीं, इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की हानि हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तो मुस्लिम बहुल हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में अन्याय नहीं हो रहा था हिंदुओं के साथ, बिहार में अन्याय नहीं हो रहा था। ये ऐसी ऐसी परिभाषाएं, ऐसा ऐसा चिंतन हमको दे दिया, और हम उसी पर डंके की चोट बजाते, हथेली बजाते घूमते फिरते हैं, तालियां बजाते घूमते फिरते हैं। कितना बड़ा चिंतन था, कितनी बड़ी सोच थी। तो सावरकर जी से पहले श्रद्धानंद जी ने इस बात पर विचार किया, दोनों समकालीन है। सावरकर जी को श्रद्धानंद जी ने यह चिंतन दिया कि जब तक अपना परिवार नहीं बढ़ाओगे और सारे अपने उन भाइयों को गले नहीं लगाओगे जो किसी कारण से मुसलमान बन गए थे और वो आज लौटना चाहते हैं, तो उनको बड़ी संख्या में घर लौटाइए। और यदि वो घर लौट करके आ जाते हैं तो हमारी संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, और बढ़ करके फिर हम अपने तरीके से शांतिपूर्वक शासन चला पाएंगे। सावरकर जी इसी मत के थे। गांधी जी ने श्रद्धानंद को मरवा दिया जो इस चिंतन को दे रहा था। फिर उस गांधी के साथ
सावरकर की सामंजस्य कैसे बैठ सकता था? जरा विचार कीजिए, कभी नहीं बैठ सकता था। इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने सावरकर जी का भी विरोध करना आरंभ किया। जिस एक व्यक्ति को मरवाया था उसका विचारों के झंडे को लेकर के सावरकर जी आगे बढ़ लिए, तो कहा कि यह गलत हो रहा है। इसलिए जो शुद्धि बंदी घर वापसी का अभियान चलाया गया था उसको इन्होंने रास्ते में ही रोक दिया, गांधी जी ने। अगला 2 बिंदु कहकर के समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। रोटी बंदी। रोटी बंदी का अभिप्राय था कि अंतर जातीय भोजन जो हम साथ साथ लेते हैं, जो आज हमको आरएसएस भी सिखाती है, आर्य समाज भी यही करता था और करता भी है। जब पंक्ति लग गई, सहनोवतु सहनोव नक्तु सह वीर्यम करवा वही, ये जो आप बोलते हैं तेजस्विनावधीतम अस्तु मां विद्विषा वही, इसमें आप सहनोवतु, यहाँ पर गुरु और शिष्य के लिए कहा गया, कहा मैं और तू दोनों साथ साथ भोजन करते हैं। तो वो इस मंत्र को बोलते हैं, तो इस मंत्र को भोजन मंत्र बोल दिया जाता है वहां पर, लेकिन ये भोजन मंत्र नहीं है, वास्तव में ये संगठन मंत्र है, गुरु और शिष्य का मंत्र है दोनों का। लेकिन इसमें वो कहते क्या है? इसमें कहते हैं कि हम जो है साथ साथ भोजन करेंगे। तो इसका अभिप्राय यहाँ पर यह भी हो जाता है कि समाज के भी हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ बैठ करके भोजन करने का अधिकार करना चाहिए, सामाजिक समरसता पैदा करने के लिए। ये रोटी बंदी का जो एक बेड़ी हिंदू समाज ने डाल ली थी, इसको तोड़ने के लिए सावरकर जी ने ये विचार दिया। लेकिन गांधी जी का चिंतन क्या था? गांधी जी का चिंतन ये था कि उनकी बेटे की शादी सी राजगोपालाचारी जी, जिनका फोटो अब संसद में लगाया गया है, उनकी बेटी के साथ होना था। लेकिन गांधी जी रोटी बेटी का संबंध करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों की जातियां अलग थीं। जहां सावरकर जी अंतर जातीय विवाह को, भोजन को आगे ले जाने की बात कर रहे थे, वहां उन्होंने 5 साल तक सी राजगोपालाचार्य की बेटी और अपने बेटे को इंतजार करवाया। इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि दोनों अलग अलग, कोई सा कहीं अलग शादी कर ले एक बार तो काम चल जाए। इसका मतलब वो जातिवादी सोच को और इस प्रकार के बंधनों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। बेटी बंदी, असली मतलब लास्ट की जो 7वीं बेड़ी थी उसको उन्होंने कहा बेटी बंदी। तो यहाँ पर दूसरी जाति के लोगों के साथ भी यदि जोड़े विवाह करना चाहते हैं, जिसको आपके मनुस्मृति के लेखक मनु जी ने यह कहा कि गुण कर्म और स्वभाव देखने चाहिए, यही चिंतन स्वामी दयानंद जी का रहा, यही चिंतन सावरकर जी का था कि गुण कर्म स्वभाव यदि मिलते हैं और योग्यता के आधार पर दोनों एक दूसरे के लिए फिट बैठते हैं, तो दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का जाति बंधन सामने नहीं आना चाहिए। तो जो बेटी बंदी करके लोगों ने एक बेड़ी अपने लिए बना ली थी, उसको भी तोड़ने का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण सावरकर जी ने दिया, जबकि गांधी जी के पास दूसरा चिंतन था जिस पर मैं प्रकाश डाल चुका हूँ। बहुत सारी बातें रह जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर कभी करेंगे। लेकिन आज हम अपने उस महानायक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसके कारण, जिसके चिंतन के कारण हमारा देश स्वाधीन हुआ। और आज के दिन उनका महाप्रयाण हुआ था। महाप्रयाण करते समय उन्होंने अपने जीवन को अनशन करके, अन्न और जल त्याग करके पूर्ण किया था। वो कभी फिर कभी आगे बताएंगे, लेकिन आज उसको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। जी ओम, बहुत सुंदर आज का जो आपका वक्तव्य, बहुत सुंदर। जैसा कि हमेशा से आप अपने चिंतन को
पूरे मनोयोग से और पूरे प्रामाणिकता के साथ उन चीज़ों को कहते हैं, और निश्चित रूप से हमारे जो परम श्रद्धेय सावरकर जी है, उनका जो चिंतन है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम एक देश में सनातन के प्रति जो चिंतन करने वाला समाज हमारे देश में पुनः स्थापित हो और सनातन का धर्म राज्य पुनः स्थापित हो। और उसके लिए जो प्रतिबद्धता आपके लेखों में, आपके विचारों में जो दिखती है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हम आज उनकी हमारे महान नायक के पुण्य कार्यों के लिए उन्हें स्मरण करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं इस योगाहार मंच के माध्यम से। अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है, कृपया हैंड रेज करने का कष्ट करें। समय हमारे पास 2-3 मिनट है। अगर किसी को कुछ अपनी बात कहनी हो तो कृपया आप अपनी बात कहें। डॉक्टर साहब के जो विचार हैं उन पर अपनी बात कहने का अनुरोध। आदरणीय भट्ट साहब, डॉक्टर विनोद भट्ट साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, सादर प्रणाम। मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश जी को भी, आर्य जी को भी सादर प्रणाम। मैं आपकी कक्षा का नियमित विद्यार्थी हूँ और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज भी कुछ जो छुपे हुए पहलू थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था, तो वो उसके बारे में पता लगा। और आशा करते हैं कि आगे जो आज जहाँ पे बात रुकी है उससे आगे आप अगले सत्र में उससे आगे बात करेंगे। तो इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है कि जब हमारे स्वाधीनता के बाद के हीरो गांधी और नेहरू जैसे लोग हों, तो ये तो होना ही था। पर मुझे ये लगता है कि एक कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। तो हो लगता है कि ये कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे न्यायपालिका तक अब क्या कहें इसको, बिकी हुई कहें या फिर ये